चलो तो देखो, पहला स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये हमसे, इन्होंने बोला कि द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 122। ठीक है, जो लार्जेस्ट वेवलेंथ दे रखी है इन द अल्ट्रावायलेट रीजन इज 122। तो कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो एक चीज अपने को पता होनी चाहिए कि जैसे यही बना देता हूँ, पहली लाइन अपनी होती है लाइमन सीरीज। ठीक है, ये होती है अपनी लाइमन सीरीज। उसके बाद आती है बाल्मर, फिर आती है कौन सी भाई, पास्चर। ठीक है, तो अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये जो होती थी अपनी कौन सी वाली सीरीज, लाइमन सीरीज, यहाँ पर जो रेज होती थी वो इन यूवी रीजन होती थी। ठीक है, बाल्मर वाले में जो रेज होती थी वो इन विजिबल रीजन होती थी। और अगर मैं बात करूं पास्चन वाले की, तो यहाँ पर जो रेज होती है वो इन इंफ्रारेड रीजन होती है। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ, जब यहाँ पर उन्होंने पूछा कि द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू द नियरेस्ट इंटीजर इज, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर इंफ्रारेड की बात हो रही है, ठीक है, इंफ्रारेड की बात हो रही है और उन्होंने बोला कि जो वेवलेंथ है वो क्या होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, तो मैं सीधा सीधा ये बोल दूं कि जो ट्रांजिशन है वो n इक्वल टू इंफिनिटी से n इक्वल टू 3 के लिए हो रहा होगा। मीन्स ये चीज तभी तो लैम्डा मिनिमम होगा। और इवन ये इंफ्रारेड रीजन में भी लाई करेगा, बोलो भाई। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में भी लाई करना चाहिए। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूं कि लैम्डा मिनिमम होना चाहिए, इंफ्रारेड रीजन में लाई करना चाहिए, तो जो इन्फिनिटी से n इक्वल टू 3 के लिए होना चाहिए। यहां से मैं लैम्डा को कैलकुलेट कर सकता हूं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये तो हो गया अपना लोअर और ये हो गया अपना अपर। ठीक है, और एटम कौन सा दिया था वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो सिंपली जो जेड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 हो गई। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी निकल के मीन्स 1.097 इंटू 10 की पावर 7 इंटू डिवाइडेड 1/9। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन लैम्डा। तो यहां से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन है ना, जो लैम्डा निकल आएगा वो निकल आता है अप्रोक्सीमेटली 823, ठीक है, अपना नैनोमीटर। तो यहां से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने मुझसे क्या बोला, ये कह रहे हैं कि द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन in the Balmer series of hydrogen atom is 6561 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये था 6561 एंगस्ट्रॉम, ये चीज देखो 6561 एंगस्ट्रॉम। फिर बोला कि द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। कौन सा एटम दे रखा है, हीलियम एटम। और पूछा है कि द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन इन दी बाल्मर सीरीज, इन दी बाल्मर सीरीज। ठीक है भाई, तो ये डेटा ध्यान रहना चाहिए। और ये वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन दी बाल्मर सीरीज है ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो दे रखा है 6561। तो देखो
क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने हमें क्या बोल रखा था कि जो वेवलेंथ थी है ना फॉर द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज है ना 65 अराउंड कितनी थी वो 6561 लैम्डा जो था वो था 6561 के बराबर। ठीक है, जब हमारी जो वेवलेंथ थी 6561 थी, एक मिनट, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन दी बाल्मर सीरीज, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन दी बाल्मर सीरीज का मतलब हो गया दिस लाइमन बाल्मर है ना, तो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू मीन्स यहां से ये वाली सीरीज रही होगी क्या, यही तो बाल्मर है भाई। जो ट्रांजिशन हुआ होगा वो 3 से 2 हुआ होगा, तो ये हो गई अपर और ये हो गई लोअर। ठीक है क्या, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 1 लैम्डा इक्वल टू r इंटू उन्होंने बोला था कि z मीन्स हाइड्रोजन के लिए, ये किसके लिए था फॉर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी और इसका स्क्वायर हो गया दिस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट मुझसे क्या बोला उस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। उन्होंने बोला कि द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। ठीक है, तो सेकंड लाइन के मतलब हो गया कि 1 2 3 4 n इक्वल टू 2, ये पहली वाली थी और ये था दूसरा वाला। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे मीन्स 1 इसको बोल देता हूँ सम लैम्डा 1, और ये क्वेश्चन में दे रखा था लैम्डा 1 की वैल्यू, और ये हो गया 1 लैम्डा 2। यहाँ से जो फोटोन निकलेगा सेकंड वाली स्पेक्ट्रल लाइन वाले केस में वो होगा अपना r इंटू हीलियम एटम। मीन्स हीलियम कितना होता है भाई, हीलियम के लिए हो गया ये 2 और इसका होल स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जैसे ही तुम यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो मीन्स ये हो जाएगा अपना लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाने वाली है वो आ जाने वाली है कि देखो ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसमें से इसको डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/4 माइनस 1/9 अपॉन 2 का स्क्वायर, सॉरी 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से ये जो लैम्डा 2 निकल आएगा तुम्हारा वो निकल के आ जाएगा अराउंड 5/27 इंटू 6561। मीन्स लैम्डा 1 की वैल्यू जब पुट कर दोगे 6561 तो ये निकल आएगा 1215 m स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन ए, हाँ 1215, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन 1215। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई यहाँ पर उन्होंने क्या बोला मुझसे, यहाँ पर बोला कि इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, कि इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद अ क्वांटम नंबर n टू अनदर विद अ क्वांटम नंबर n-1, और ये कंडीशन दे रखी है कि n इज ग्रेटर देन 1। इफ n इज ग्रेटर देन 1 then the frequency of radiation emitted is proportional to, then the frequency of radiation emitted is proportional to। तो हुआ क्या कि हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद क्वांटम नंबर n टू अनदर क्वांटम नंबर n-1, तो फ्रीक्वेंसी पूछी किसके प्रोपोर्शनल होगी।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं कह देता हूं कि एक लेवल रही होगी कुछ nth लेवल, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन लाइक एटम और वो n-1th लेवल में आ रहा है। क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा था कि यहां से एमिट करता है एक इलेक्ट्रॉन को और यहां पर आता है, और ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, ना कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो पूछा है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ठीक है। कंडीशन जो दे रखी है कि इफ n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो मैं बेसिकली लिख क्या सकता हूं कि यहां से जो फोटोन निकलेगा, यहां से जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी के टर्म में अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा कि 1/λ फोटोन इक्वल टू सम r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 लोअर एनर्जी लेवल का स्क्वायर माइनस हायर एनर्जी लेवल का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा जब मैं सिंप्लीफाई इसको और करूं तो हो जाएगा r जेड स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है क्या। और देख लेते हैं, तो ये हो गया 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, है ना। तो यहां से लिख सकते हो आर जेड स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा अपना n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो 1/λ हो जाएगा वो हो जाएगा r जेड स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर गया 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, जो मुझे कंडीशन दी थी वो दी थी कि इफ n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है उसका रेशियो क्या होने वाला है, तो इसको एक काम करते हैं c से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, c से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। ये हो गया c r जेड स्क्वायर, बेसिकली c इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट। और इसको मैं जैसे ही ये वाली कंडीशन लगा दूंगा तो मैं कहूंगा कि अगर n 1 से बड़ा है तो 2n तो और ज्यादा बड़ा होगा, तो क्या मैं 1 को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, इसको 2n लिख दिया, इसको n स्क्वायर, यहाँ पर भी इसमें से ब्रैकेट में से इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, तो अगेन n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक n से एक n में पड़ता हुआ दिख रहा है। तो जो प्रोपोर्शनलिटी की अगर मैं बात करूं, और देखो ये चीज क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी। तो क्या फ्रीक्वेंसी मुझे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यू आती हुई दिख रही है क्या, यही मुझसे पूछा है। देख लो ऑप्शन कौन सा सही है भाई। जो ऑप्शन सही होगा वो आई थिंक डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाना चाहिए, है कि नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो इसकी मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम, फिर से द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम, बोला हाइड्रोजन लाइक एटम, is 4.5 a naught where a naught is the बोहर रेडियस। या फिर एक काम करते हैं, इसको जस्ट इधर शिफ्ट कर देता हूं और यहाँ पर हम इसको जस्ट बगल में ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाइट कलर, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4.5 a naught, 4.5 a naught, और बोला where a naught is the बोहर रेडियस, where a naught is the बोहर रेडियस। तो अगर मैं बोहर रेडियस लिखना चाहूँ इन जनरल किसी भी nth ऑर्बिट की, तो मैं लिखूंगा बस a naught, बोहर रेडियस का मतलब समझ रहे हो तुम कि मींस फंडामेंटल जो रेडियस है उसके बारे में उन्होंने
बात कर दी, तो r इज इक्वल टू होगा ए नॉट टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर अपॉन जेड के बराबर, एन स्क्वायर अपॉन जेड के बराबर। तो ये किसी भी nth ऑर्बिट की जो रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो सीधा सीधा इसको अगर मैं पुट कर दूं 4.5 ए नॉट के बराबर, ठीक है, तो मैं यहां से सिंपली क्या कुछ कह सकता हूं, अगर इसको बस इक्वेशन अभी फर्स्ट कह देते हैं, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू 4.5 इक्वेशन फर्स्ट। अब इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 3h अपॉन 2 पाई। चलो ये भी बढ़िया है कि एम वी आर इक्वल टू दे रखा है 3h अपॉन 2 पाई। और देखो it is given that h is the Planck constant and r is the Rydberg constant, the possible wavelength when the atom d excite is, है ना। तो कितनी पॉसिबल वेवलेंथ हो सकती है। तो यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कहना है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो 3h अपॉन 2 पाई है। तो जो n की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है भाई, तो n की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 3। बोला ये वाला जो 3 है NH अपॉन 2 पाई, तो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम उन्होंने दे रखा है। अगर n की वैल्यू 3 है, यहाँ से क्या z की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 4.2, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। क्या मैंने इन दोनों इक्वेशन से z और n निकाल दिया, ये सेकंड इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से मैंने n भी निकाल दिया और z भी निकाल दिया। अब देखो जो पॉसिबल नंबर ऑफ बेज हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो देखो पहले तो मैं बोलता हूँ कि अगर n इक्वल टू 3 है तो ये कैसे कैसे, मैं कहता हूँ 1 में आए 3, n इक्वल टू 1 ये हो गया, n इक्वल टू 2 ये हो गया, और n इक्वल टू 3 ये हो गया। क्वेश्चन पूछेगा तो पॉसिबल वेवलेंथ व्हेन द एटम डी एक्साइट, तो एटम डी एक्साइट कैसे कैसे हो सकता है, मैं बोलूंगा या तो एटम यहाँ आ गया हो, या एटम यहाँ आ गया हो, या यहाँ से डायरेक्टली कौन के यहाँ आ गया हो। इसको बोल देता हूँ लैम्डा 1, इसको बोल देता हूँ कुछ लैम्डा 2, इसको बोल देता हूँ कुछ लैम्डा 3। तो देखो अगर मैं बात करूं 1 अपॉन लैम्डा 1 की, तो ये हो जाएगा r जेड स्क्वायर, इवन जेड की चाहो तो वैल्यू वगैरह हमें सब पता है बेसिकली, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इवन जेड की वैल्यू पुट ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि r के टर्म में तो दे रखा है, तो r को ऐसे ही रहने देते हैं, जेड की वैल्यू को 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू लैम्डा 1 की बात करें तो लोअर वाले का स्क्वायर माइनस हाइयर वाले का स्क्वायर, तो ये हो गया r4 1/4 तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 9 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ से लिख लेगा 9 माइनस 4 दैट इज 5, और यहाँ से 4 से 9 बाई जो लैम्डा 1 निकल आएगा वो निकल आएगा 9/5 r के बराबर, ठीक है। इन द सेम वे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ किसको, लैम्डा 2 को, तो 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू होगा कितना हो जाएगा, वही 1 अपॉन लैम्डा 2, जरा बताओ, कैलकुलेट करो तो r इंटू 2 का स्क्वायर इंटू, देखो लैम्डा 2 के लिए निकालना है 1 तक, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से जो लैम्डा 2 निकलेगा वो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 से 4 गया, तो ये हो जाएगा 3r, 1 अपॉन 3r, ये हो गया एक तो लैम्डा 2, ये हो गया लैम्डा 1। अगर बात करूं लैम्डा 3 की, तो लैम्डा 3 में जो ट्रांजिशन है वो n इक्वल टू 3 से 1 के लिए है, ये हो जाएगा r जेड स्क्वायर मीन्स इसको मैं कर देता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, ये हो गया लोअर वाला 1 स्क्वायर माइनस हाइयर दैट इज 3 का स्क्वायर
तो ये हो गया 1/λ3 इक्वल टू r इंटू 4 in bracket 1 minus 1 by 9. When you will simplify this one, then you will get 1/λ3 equal to r4 multiplied with 8 upon 9. Then after simplification, what we will get 9 upon 32r. Now we will check the options. तो पहला ऑप्शन है, आई थिंक यही वाला करेक्ट है ना। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।